अब तक हमने देखा कि अभिक स्कूल से घर आकर अपनी सभी बुक्स को स्कैन करता है, जिसके बाद अभिक सिस्टम से कल्टीवेशन लेवल के बारे में पूछता है तो सिस्टम अपने पास डाउनलोड इन्फॉर्मेशन अभिक के कहने पर सेव करके दिखाता है, जिसमें अभिक को 3 आध्यात्मिक ग्रंथ मिलते हैं, जिनकी एनर्जी और डाटा को भी अभिक सेव कर लेता है। तभी अनिता जी अभिक को बोलती है आराम करने के लिए, तो अभिक चारपाई पर लेटे लेटे ही तीनों आध्यात्मिक ग्रंथों को पढ़ लेता है। अब आगे अभिक सिस्टम की बातें सुनकर और ग्रंथों में लिखी बातें जानकर दंग था। तभी अभिक को अनिता जी की आवाज आती है, अभिक बेटा आजा खाना खा ले। अनिता जी की बात सुनकर अपने सब ख्याल छोड़कर बोला, जी माँ आया। इतना कहकर अभिक उठकर अनिता जी के पास रसोई घर में चला जाता है। अभिक रसोई से अपना और अनिता जी का खाना लेकर बाहर आंगन में लाकर चारपाई पर रख देता है। कुछ समय बाद अनिता जी और अभिक साथ में खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद अनिता जी रसोई में काम करने चली जाती है तो अभिक भी अनिता जी से कहकर अपने कमरे में पढ़ाने के लिए चला जाता है। अभिक का घर ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन उसमें नीचे 3 कमरे, एक रसोई और आंगन था। साथ ही साथ छत पर भी एक कमर और बाथरूम था। अभिक का घर वैसे तो साफ रहता था, लेकिन वह पुराना हो चुका था। अभिक के कमरे में कमरे से जुड़ा बाथरूम भी था। अभिक अपने कमरे में बैठा था। तभी अभिक सिस्टम से बोला, सिस्टम कल्टीवेशन लेवल बढ़ाने के लिए मुझे सबसे पहले आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में करना होगा, ऐसा मैंने उन ग्रंथों में पढ़ा था। अभिक की बात सुनकर सिस्टम बोला, हाँ होस्ट, आपको ऐसा करने के लिए पहले ध्यान में जाना होगा और जो मंत्र और विधि उन ग्रंथों में लिखी थी, आपको उन्हीं के अनुसार ध्यान केंद्रित करना होगा, तभी आप आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में कर पाएंगे। सिस्टम की बात सुनकर अभिक बोला, ठीक है। इतना कहकर अभिक उठकर कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। वैसे तो उसने अनिता जी से कहा था कि वह पढ़ाई करने के लिए अपने कमरे में जा रहा है और निंदाने पर वहीं पर सो जाएगा, लेकिन फिर भी अभिक ये सोचकर कमरे का दरवाजा लगा लेता है कि कहीं अनिता जी न आ जाएं। दरवाजा लगाकर अभिक कमरे में नीचे फर्श पर बैठ जाता है। अभिक आंखें बंद करके ग्रंथों में लिखे मंत्रों को दोहराता है और अपने सिस्टम में सेव सभी एनर्जी और ग्रंथों की मदद से मिली आध्यात्मिक ऊर्जा कल्टीवेशन एनर्जी को अपनी नाभि में एकत्रित करता है। धीरे धीरे अभिक के पूरे शरीर में एक हल्के हरे रंग की रोशनी चमकती है और आध्यात्मिक ऊर्जा अभिक के सारे शरीर में बहने लगती है। लगभग आधे घंटे तक आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होने के बाद अभिक का शरीर शांत हो जाता है। अब बस उस कमरे में अभिक की लंबी सांसों की आवाज आ रही थी। तभी अभिक के शरीर के से एक गाढ़ा किसी सूखे पेड़ के तने जैसे रंग का तरल निकलता है, की गंध अत्यंत तेज थी। उस तरल के निकलने से अभिक के शरीर में हलचल होती है और अभिक को दर्द भी होता है, लेकिन अभिक दर्द सहता रहता है और अपने ध्यान से बाहर नहीं आता, क्योंकि अगर एक बार अभिक अपने ध्यान से बाहर आ जाता तो उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाती और उसे फिर से आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित करके उसका प्रवाह करना होता। इसलिए अभिक लगातार ध्यान बनाए रखता है। लगभग 2 घंटे लगातार अभिक के शरीर से वह गाढ़ा तरल निकलता रहता है। अब तो उस तरल बदबू असहनीय लगा रही थी। अभिक आधे घंटे और ध्यान में लगा रहता है। आधे घंटे बाद अभिक जैसे ही अपनी आंखें खोलता है तो अपने शरीर से बहते उस तरल को देखकर जल्दी से उठकर खड़ा हो जाता है और अपने कमरे से जुड़े बाथरूम में चला जाता है। अभिक बाथरूम से एक बाल्टी में पानी लाकर एक गीले कपड़े से अपने कमरे की सफाई करता है। लगभग 3-4 बार ऐसा करने पर पूरी तरह से अभिक के कमरे का फर्श साफ हो जाता है, जिसके बाद अभिक अपने शरीर पर लगे तरल को देखकर नहाने चला जाता है, लेकिन कमरे में अभी भी उस तरल की बदबू आ रही थी। अपने कमरे से आती बदबू की वजह से अभिक पहले अपने कमरे की सारी खिड़की खोल देता है। धीरे धीरे वह बदबू कम होने लगती है तो अब अभिक भी उठकर बाथरूम में चला जाता है और अच्छे से नहाकर अपना शरीर साफ करने के बाद एक तौलिया लपेटकर बाथरूम से बाहर आता है। बाथरूम से बाहर कमरे में आकर अभिक की नजर जैसे ही खुद पर पड़ती है तो वह खुद को देखकर हैरान रह जाता है। अभिक अपने हाथ पैर ऐसे देख रहा था मानो जैसे उसने कोई अजूबा देख लिया हो। अभिक खुद को देखते हुए ही बोला, ये कैसे हुआ? ये मैं ही हूं ना? मेरा रंग इतना साफ कैसे हो गया और मेरी खाल इतनी म कैसे हो गई? अभिक की ये सारी बातें सिस्टम भी सुन रहा था, इसलिए सिस्टम अभिक की बात सुनकर बोला, होस्ट, जिस मेथड से आपने अभी अपने अंदर कल्टिवेटेड एनर्जी को प्रवाहित किया था उस मेथड से आपके को कल्टिवेटेड एनर्जी फील हो जाएगी, और जब जब आप ऐसे मेडिटेट करेंगे तब तब आपके शरीर की सारी इम्प्योरिटीज आपके शरीर से निकल जाएंगी और इसी कारण आपका स्किन कलर भी फेयर होता रहेगा और आपकी बॉडी भी पहले के मुकाबले स्ट्रॉन्ग होती रहेगी। सिस्टम की बात सुनकर अभिक पूरी तरह हैरान रह जाता है और एक छोटे से शीशे में अपना चेहरा देखता है।
अभिक की तीखी भौहें और भी ज्यादा तीखी हो गई थी और उसका रंग भी काफी साफ हो गया था। उसकी आंखें तो ऐसे लग रही थी कि उन्हें नया जीवन ही मिल गया हो। अभिक खुद को विशेष में देखकर खुद से ही बोला, जब मैं ही खुद को नहीं पहचान पा रहा तो कलमा, तुषार और बाकी सब लोग मुझे कैसे पहचानेंगे। अभिक कुछ देर तक इसी परेशानी का हल सोचता है और फिर कुछ सोचकर अभिक अपने कपड़े पहनकर चारपाई पर लेट जाता है, क्योंकि आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने और प्रवाह करने में अभिक बहुत ज्यादा थक चुका था, इसलिए अभिक को लेटते ही नींद आ जाती है। पूरी रात ऐसे ही निकल जाती है। अगले दिन सुबह का वक्त। अभिक की आंखें कमरे की से आती धूप के कारण खुलती है। अभिक धूप पड़ते ही जल्दी सोकर उठता है। अभिक जब कमरे में लगी घड़ी में टाइम देखता है तो इस समय सुबह के 7 बजे थे। अभिक टाइम देखकर जल्दी चारपाई से उतरता है और हड़बड़ाकर नहाने के लिए बाथरूम में चला जाता है। दरअसल किसी भी नए कल्टिवेटर को आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह अपने शरीर में करके शरीर की इम्प्योरिटीज निकालने के बाद आराम की बहुत जरूरत है, इसलिए ही अभिक इतनी देर तक सोता रहा। कुछ मिनट में ही अभिक नकर धोकर अपने स्कूल के लिए तैयार होने लगता है। तभी झटके से अभिक के कमरे का गेट खुलता है, जहां से अनिता जी हाथ में अभिक का लंच बॉक्स लेकर बिना अभिक की तरफ देखे बोलती हैं, अभिक बच्चा उठ जा वरना स्कूल के लिए लेट जाएगा। अनिता जी की आवाज सुनकर अभिक दूसरी तरफ मुंह करके अपनी शर्ट के बटन लगाते हुए बोला, माँ मैं उठ गया और तैयार भी हो गया, क्या आप मुझे थोड़ा पहले नहीं उठा सकती थी। अभिक की बात सुनकर अनिता जी अभिक का लंच बॉक्स अभिक के बैग के पास पुरानी सी मेज पर रखते हुए बोली, मैंने तुझे लिए नहीं उठाया था क्योंकि मुझे पता था कि तूने रात भर पढ़ाई की है जिस वजह से तेरी नींद पूरी नहीं हुई, इसलिए मैंने सोचा कि तुझे थोड़ी देर और सोने देती हूँ। अनिता जी यह बोलते हुए जैसे ही पलटकर अभिक की तरफ देखती है तो हैरान रह जाती है। अभिक अपनी माँ को हैरान देखकर डरकर अनिता जी के पास जाकर बोला, माँ क्या हुआ, आप ठीक तो हो। अभिक की आवाज सुनकर अनिता जी अभिक के दोनों गालों पर हाथ रखकर उसका चेहरा इधर उधर करके देखती हैं और फिर अभिक के दोनों हाथों को पकड़कर बारी बारी से देखती हैं। अनिता जी को खुद को ऐसे देखता देखकर अभिक अनिता जी से बोला, माँ मैं ठीक हूँ लेकिन आपको क्या हुआ है। अभिक की बात सुनकर अनिता जी बोली, तू मेरी छोड़, ये बता कि ये तेरे साथ क्या हुआ है। अनिता जी की बात सुनकर अभिक कुछ समझता नहीं है, इसलिए अनिता जी कमरे में इधर उधर नजरें घुमाती है और फिर एक छोटे से संदूक के पास चली जाती है, जहां से अनिता जी अपने हाथ में एक शीशा उठाकर लाती है और उसे अभिक के चेहरे के सामने लाते हुए अभिक से बोली, देख जरा अपने आप को, ये अचानक रात में तेरे रंग को क्या हुआ है, क्योंकि शाम 9 बजे तक जब तक तूने खाना खाया था तब तो तू ठीक था, तो फिर ये क्या क्या है। अभिक अनिता जी की बात सुनकर परेशान हो जाता है और खुद से ही मन में कहता है, लो वही हुआ जिसका डर था, अब पता नहीं किस किस का ऐसा रिएक्शन और देखने को मिलेगा। अनिता जी अभिक को अपनी बात का कोई जवाब ना देते देखकर अभिक से बोली, मैं कुछ पूछ रही हूँ। अनिता जी की फिर से आवाज कर अभिक अनिता जी से कहता है, वो माँ मैं जब कल स्कूल से आ रहा था तो मुझे रास्ते में एक वैद्य जी दिखे जिनकी उम्र लगभग 100 के पार होगी। वह किसी परेशानी में थे तो मैंने उनकी मदद कर दी, जिसके बदले मुझे वैद्य जी ने एक दवा देते हुए कि अगर मैं इस दवा को खा लूंगा तो मैं बिल्कुल ठीक जाऊंगा। उन्होंने मुझे देखते ही बता दिया था कि मैं किसी बड़ी दुर्घटना से बचकर आया हूँ, इसलिए ही मुझे उनकी बातों विश्वास हो गया और कल काफी सोचने के बाद मैं उस दवा को खाकर सो गया। शायद यह उसी दवा का असर है जो अब मैं इतना अच्छा महसूस कर रहा हूँ और मेरा रंग भी साफ हो गया है। अभिक की बातें सुनने के बाद अनिता जी अभिक को डांटते हुए बोली, अभिक अब तुम बच्चे नहीं रहे, बड़े हो गए हो, कम से कम तुम्हें अब तो समझना चाहिए कि किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अनिता जी से डांट खाने के बाद अभिक अनिता जी से मुस्कुराते हुए बोला, माँ वह कोई बुरे इंसान नहीं थे, वह तो एक वैद्य थे जिन्हें सड़क पार करने में परेशानी हो रही थी, तो बस मैंने उनकी मदद कर दी जिसके बदले में उन्होंने मेरी मदद की। अभिक की बात सुनकर अनिता जी बोली, चल ठीक है लेकिन आगे से ध्यान रखना। अनिता जी की बात सुनकर अभिक हाँ में गर्दन हिलाते हुए अपना लंच बॉक्स बैग में रखकर बोला, ठीक है माँ मैं ध्यान रखूंगा, अब मैं स्कूल के लिए जाऊं। अभिक की बात सुनकर अनिता जी हाँ में गर्दन हिला देती हैं। अभिक भी अनिता जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेकर घर से स्कूल के लिए चला जाता है। अभिक जल्दी स्कूल पहुंचना चाहता था, इसलिए वह सड़क पर तेज के लिए चल रहा था। तभी अभिक को सड़क के दूसरे छोर से किसी लड़की की जोर जोर से रोने की आवाज आती है। अभिक वैसे तो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, लेकिन वह किसी को रोते हुए कर तो नहीं जा सकता था, इसलिए अभिक जल्दी से सड़क पार करके फुटपाथ पर आ जाता है, जहां काफी लोगों की भीड़ जमा था। अभिक उस भीड़ के बीच से किसी की कोमल आवाज को सुन सकता था जो रोते हुए बोल रही थी, दादाजी
दादाजी प्लीज उठ जाइए। अभिक उस आवाज को सुनने और उस लड़की के दादाजी को देखना चाहता था। अभिक भीड़ को चिरता हुए देखता है तो एक लगभग 75 से 80 साल के बुजुर्ग जमीन पर पड़े थे और एक की जिसकी उम्र करीब 19 से 20 साल होगी वह उस बुजुर्ग के हाथों को मलते हुए कहे जा रही थी, दादाजी उठ जाइए। वह लड़की रो रही थी जिस कारण उसका सुंदर चेहरा लाल पड़ चुका था और उसका पतला सुडौल शरीर कांप रहा था। तभी वह की अपने चेहरे पर आ रहे लंबे रेशमी काले बालों को पीछे करते हुए भीड़ की तरफ देखती है और भीड़ से कहती है, प्लीज कोई एम्बुलेंस को कॉल कर दीजिए। इतना कहकर वह रोने लगती है। तभी भीड़ से एक मी की आवाज आती है, मैडम देखिए हमने एम्बुलेंस को तो कॉल कर दी है लेकिन उन्हें आने में अभी कम से कम 40 मिनट लग जाएंगे। भीड़ में खेड़े उस आदमी की आवाज सुनकर वह लड़की रोते हुए बोली, वह मेरे पास इतना टाइम नहीं है। अगर जल्द से जल्द दादाजी को हॉस्पिटल नहीं ले जाया गया तो कुछ भी हो सकता है। ये कहकर वह की रोने लगती है। तभी उसे भीड़ से एक आवाज आती है, मैं आपके दादाजी को बचा सकता हूँ। भीड़ से आती आवाज को सुनकर जब वह की उस दिशा में देखती है तो वहाँ एक उसकी की हम उम्र लड़का खड़ा था जिसने स्कूल यूनिफॉर्म पहन रखी थी और बैग टांग रखा था। उसके की आवाज सुनकर भीड़ भी उस ओर देखने लगती है और पूरी भीड़ उसे लड़के को देखकर कहने लगी, अरे ये तो एक छोटा बच्चा है, ये भला कैसे इस बुजुर्ग को बचा सकता है। तभी भीड़ से एक और आवाज आती है, तुम कैसे इस बुजुर्ग को बचा सकते हो, क्या तुम कोई दाशून्य हो। उस आवाज को सुनकर भीड़ भी देखने लगती है कि ये किसने बोला। तभी भीड़ से लगभग एक 40 साल का आदमी निकलकर सभी के सामने आता है और सभी को अपना परिचय देते हुए कहता, देखिए आप इस बच्चे की बातों पर भरोसा मत कीजिए, मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं इन्हें बचा सकता हूँ। सभी उस इंसान की बात सुनकर उस बच्चे अभिक की ओर ध्यान नहीं देते और वह की भी अभिक से अपनी नजरें हटाकर डॉक्टर की तरफ देखते हुए बोली, डॉक्टर आप मेरे दादाजी को बचा लीजिए, आप जितना पैसा मांगेंगे हम आपको दे देंगे। उसकी की बात सुनकर डॉक्टर जल्दी से उस लड़की के दादाजी के पास जाकर उनकी नब्ज चेक करता है। लगभग 10 मिनट के परीक्षण के बाद डॉक्टर मायूस हो जाता है। डॉक्टर के उत्तरे चेहरे को देखकर भीड़ शांत हो जाती है और वह की भी डॉक्टर को देखते हुए डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर क्या हुआ, मेरे दादाजी ठीक तो है ना, आप कुछ बोले क्यों नहीं रहे। इतना कहकर वह लड़की रोने लगती है। तभी डॉक्टर बोला, अब आपके दादाजी को कोई नहीं बचा सकता, इन्हें हार्ट अटैक आया था और अब इनकी सांसें भी नहीं चल रही हैं। डॉक्टर की बात सुनकर वह लड़की तेजी से चिखनते हुए बोली, तुम डॉक्टर हो भी या नहीं, तुम ऐसे अपने पेशेंट के बारे में कैसे बोल सकते हो, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे दादाजी को बचा लोगे, तो फिर अब क्या हुआ। उसकी की बात सुनकर वह डॉक्टर शर्मिंदगी से अपनी गर्दन नीचे झुका लेता है। अब क्या होगा आगे, क्या बच पाएंगे इसकी के दादाजी या वह सच में मर चुके हैं। क्या करेगा अभिक इस सिचुएशन में, क्या टाइम पर वह पहुंच पाएगा स्कूल। अपने इन्हीं सभी सवालों के जवाब जानने के लिए देखते रहिए द मिस्टीरियस मैन, सिर्फ आपके अपने YouTube चैनल फैंटेसी स्टोरी वर्ल्ड पर।